The Communicators। तो आज हमारे साथ सर जुड़े हैं जो कि हमें अपनी लाइफ के बारे में और हमारे यंग लिसनर्स को बताएंगे कि कैसे लाइफ बनता है। और स्पेशली आज हमारा ये प्रोग्राम इसलिए और ज्यादा स्पेशल है क्योंकि सर हमें साइंस के माध्यम से भी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। तो आइए हम सबसे पहले सर को वेलकम करते हैं। वी वेलकम यू सर। थैंक यू। और सर कहते हैं यूँ तो आपने काफी चीजें पढ़ी है और मेरे को आपने अभी काफी कुछ बताया, सर को काफी कुछ बताया। तो अब मैं चाहती हूँ सिंस अब हमारे लिसनर्स भी हमारे साथ है, हमारे व्यूवर्स हमारे साथ है, तो मैं चाहती हूँ कि क्यों नहीं आप अपने बारे में, आप you know where were you born and about your parents, family, इनके बारे में आप हमें बताएं कि आप आपकी क्वालिफिकेशंस आप बता सकते हैं और क्या आप जो आज है क्या आप बचपन से वही करना चाहते हैं, आर यू लिविंग योर ड्रीम और नॉट। तो आप अपने बारे में हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको प्लीज थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद। एक्चुअली जहाँ तक आपने कहा कि अपने बारे में बताएं, मैं एक साधारण परिवार में अयोध्या जो आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट है उसमें वहाँ पर एक गांव है, उसमें मैं पैदा हुआ। हमारे पिताजी होम्योपैथिक चिकित्सक रहे और हमारी शिक्षा दीक्षा शुरुआती दौर में गांव के ही स्कूल से हुई। पिताजी के साथ रहने से वो एक चिकित्सक भी थे और उसके साथ साथ वो बड़े स्पिरिचुअल पर्सन थे। तो स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते शुरुआत से जब मैं जैसे ही उनके साथ मेरा ग्रोन अप हुआ तो वो काफी कुछ चीजें साइंस की भी बताते थे और आध्यात्मिक भी बातें करते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उस पर पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल होता है। Exactly, that is true. और उस अर्ली चाइल्डहुड में जिसको ईसीडी कहते हैं, तो उस अर्ली चाइल्डहुड के जो डेवलपमेंट में मेरा ऐसा मानना कि पिताजी ने और मेरी माताजी भी एक हाउसवाइफ रही, अभी भी हैं, और वो भी बहुत स्पिरिचुअल थी। तो शुरुआती दौर से इन लोगों ने ये बताया कि जीवन में केवल साइंस से आप अपने जीवन को बहुत अच्छा नहीं बना सकते। आपको साइंस के साथ साथ अगर संतुष्टि और शांति की तरफ बढ़ना है तो आपको आध्यात्मिक भी जीवन उसके साथ उनमें भी प्रवेश करना पड़ेगा और अध्यात्म को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमने अर्ली एजुकेशन तो वहां से लिया, आरआई इंटर कॉलेज फैजाबाद से। उसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आया। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक एसोसिएटेड कॉलेज में मैंने बीएससी किया। बीएससी भी संयोग से पढ़ने में मेरा रुझान ठीक था और मैं डॉक्टर बनने की बहुत शुरुआती दौर से पिताजी को देख करके डॉक्टर बनने की इच्छा में था। अच्छा। और मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट कैसे होता है, ब्लड कैसे बनता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये हमारे फादर हमको बताया भी करते थे और हम ये स्कूल में पढ़ते भी थे। फिर बीएससी मैंने जेडबीसी से किया और उसके बाद फिर ये हुआ कि मेडिकल सेक्टर में जाने का मैंने सोचा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो मेडिकल सेक्टर में हम नहीं जा सके, क्योंकि कुछ शुरुआती दौर से ही मेरा आध्यात्मिक विचार था। मैं बाहर का खाना नहीं खाता था, मैं 100% वेजिटेरियन था, बाहर का चाय नहीं पीता था, अब तो मैं पीने लगा हूँ, बाहर खाना किसी होटल में नहीं खा सकता था। ऐसे कुछ संस्कार दिए गए और एक वैष्णव टाइप का संस्कार रहा जिसमें हम बाहर के खाने से बहुत परहेज करते थे। तो ये हुआ कि अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तो आपको ऐसे हॉस्टल ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। फिर हमारा मन थोड़ा हटा, फिर लोगों ने सजेस्ट किया कि आप बीएससी करो और फिर मैंने बीएससी किया। तो बीएससी भी पहली पोजीशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से उस एसोसिएटेड कॉलेज में आई, तो मुझे उसमें भी गोल्ड मेडल मिला। फिर उसके बाद एमएससी किया, एमएससी में भी पहली पोजीशन आ गई। तो मैं उसमें भी, उस समय वाइस चांसलर प्रोफेसर आरपी सिंह साहब थे, उन्होंने उसके लिए मुझे अवार्ड दिया और
अच्छा लगा। हाँ, फिर मैं CDRI कोलैबोरेटेड लखनऊ यूनिवर्सिटी से PhD स्टार्ट किया और ऐसी व्यवस्था चलती रही और PhD में जा करके हमको ये महसूस हुआ कि जीवन का जो असली रूप है वो अगर आप PG के बाद कोई शोध में जाते हैं तो आपको कुछ अपने संकल्प जो जीवन के होते हैं वो करने का मौका मिलता है। दूसरा ये कि आप मॉलिक्यूल्स के लेवल पर आप लाइफ को समझने लगते हैं, क्योंकि UG और PG का बच्चा पूरी तरह से लाइफ को नहीं समझ पाता जब तक कि वो डॉक्टरेट में नहीं जाता, हायर एजुकेशन में नहीं जाता, रिसर्च जैसी फील्ड में नहीं जाता, तब तक उसको लाइफ की असलियत नहीं समझ में आती। और तब जब मैंने मॉलिक्यूल्स पर काम किया, बहुत सारे इस तरह के पैरासाइट्स पर काम किया, बायोप्सी किया, तब मुझे जाकर के ये लगा कि एक तो मेरा कनेक्ट से स्पिरिचुअल था और इधर साइंस का कनेक्ट हुआ, तो मैं अध्यात्म और विज्ञान के कोऑर्डिनेशन पर मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा कि साइंस क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है और व्यक्ति को ये दोनों कैसे मानना पड़ता है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। तो सर इट्स लाइक कि आप वही ड्रीम जी रहे हैं जो आपको बचपन से करना था। यस, इट्स जस्ट अ डिफरेंट पाथ, पर है हम लोग वही काम कर रहे हैं। अब जैसे आपको सोचा था कि आपने डॉक्टर वगैरह बनेंगे क्योंकि योर पेरेंट्स वर वेरी स्पिरिचुअल एंड यू वर इनटू साइंस, तो ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अयोध्या को तो वैसे भी हम बहुत ही स्पिरिचुअल जगह मानते ही हैं। इट्स वेरी ब्यूटिफुल इंडीड। और सर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी साइंस, तो हम जो ह्यूमंस होते हैं वो मतलब ऐसी क्वालिटीज हम लोग अपने अंदर रखते हैं जिसकी वजह से हम ह्यूमंस बनते हैं, और वो क्वालिटीज स्पिरिचुअल ही नहीं होनी चाहिए, साइंस से भी रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब दोनों ही क्वालिटीज, दोनों ही चीजों को हमें बैलेंस करके रखना चाहिए। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी क्वालिटीज है ह्यूमंस के अंदर जो मतलब इंसान को इंसान बनाती है, स्पिरिचुअलिटी या साइंस से? ऐसा कुछ आप परसेप्शन निकालते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि यस ये क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से इंसान इंसानियत दिखाता है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और बेसिकली एनिमल और ह्यूमन, इनमें बेसिक अंतर क्या है? इसमें बेसिक अंतर ये जो एक व्यक्ति को इंसानियत की तरफ इंसान अच्छा बनाती है, तो इंसान बनने के लिए आपके पास 2-3 क्वालिटी या 2-3 कैरेक्टर या ट्रेट्स होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज क्या, इंसान के पास एक एनालिटिकल पावर है। एनालिटिकल, यस। दूसरा ये कि ये जो एक कॉन्सेप्ट होता ना कि ट्रुथ बोलना, सच बोलना, प्रेम करना, और एक है करुणा। करुणा मीन्स दया, मर्सी। तो ये जो जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा है, ये जिसके जीवन में आ जाती है वो इंसान तो नहीं, इंसान से भी डिवाइन होने लगता है। तो इंसानियत का जो सबसे पहला स्टेप ये है कि व्यक्ति के अंदर इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। वो कुछ भी हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, कोई बड़ा प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, whatever he is, nothing is the matter, but basic quality that you should imbibe in your life, in your personality, that should be सत्य, प्रेम एंड करुणा। और ये अगर सत्य, प्रेम, करुणा से आप जितना दूर होते जाएंगे आप सफल हो सकते हैं किसी की दृष्टि में, पर आप सुकून नहीं पा सकते। और आपका जो ऑरा है, जो आपके साथ बैठने से कोई किसी व्यक्ति को अच्छा लगना है, क्योंकि किसी एक अच्छे व्यक्ति की पहचान मैं आपको बता दूं इसी के साथ साथ, अच्छा व्यक्ति वही है जिसके साथ आपको बैठ करके पॉजिटिविटी महसूस हो, और जिसके साथ बैठने से आपको उलझन, अशांति, एंजाइटी महसूस हो, उस व्यक्ति के पर्सनालिटी में निगेटिविटी बहुत है। तो अच्छा इंसान जहां तक है वो हर वक्त इन्हीं पर फोकस करेगा। उससे हो सकता है कि सरकमस्टेंशियल कोई गलती हो रही हो, वो हो सकता है किसी मजबूरी में, किसी दबाव में सत्य, प्रेम और करुणा से डेविएट हो रहा हो, बट उसके इनर वॉयस से ये बार बार वॉयस आएगी, बार बार इनर वॉयस उसको इंट्रेन करेगी कि यू हैव टू फोकस ऑन द 3 फैक्टर। वो क्या? सच होना चाहिए और प्रेम करना चाहिए। झूठा प्रेम
व्यक्ति की पर्सनालिटी को क्या करती, खोखला कर देती है। और उसके साथ साथ दया, हमारी एक जीवन की या किसी भी मनुष्य की दया की जो क्वालिटी है, ये डिवाइन क्वालिटी है और ये ईश्वरीय गुण है। तो सर इट्स मतलब आपने जो 3 बातें बताई, उसी से मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्हीं चीजों से लाइफ बनती है? मतलब लोग पूछते हैं कि व्हाट इज लाइफ, मतलब आपके लिए जिंदगी के मायने क्या है? तो आपने जैसे बताया हमें कि इन चीजों से ह्यूमंस बनते हैं, तो क्या आपको लगता है यही चीजें एक लाइफ बनाती है? मतलब एक स्पिरिचुअली और मतलब लाइफ के परसेप्शन से देखा जाए, नॉट साइंस तो ऑब्वियसली सेल्स वगैरह होते हैं, लेकिन अगर हम लाइफ के परसेप्शन से देखें तो आपके हिसाब से व्हाट इज लाइफ? देखिए, साइंस में अगर आप साइंस के परसेप्शन में लाइफ की डिफिनीशन कहते हैं, तो साइंस में जो लाइफ की डिफिनीशन हम लोग एज ए साइंटिस्ट बोलते हैं, वो दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपकी जिंदगी में जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तब तक लाइफ है, उसके बाद लाइफ नहीं है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप, लाइफ खत्म, उसी को डेथ कहते हैं। लेकिन अगर आप होलिस्टिक परसेप्शन में लाइफ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल एज वेल एज साइंटिफिक, तो लाइफ की डिफिनीशन होती है कि आप लाइफ जो है वो किसी की भी लाइफ, अगर होलिस्टिक बात करें तो उस लाइफ के अंदर एक पर्सनालिटी आती है, एक उसके ट्रेट्स आते हैं, और एक वो आता है उसकी जो सोशल रिकॉग्निशन है वो उसमें आते हैं। माने एक कंप्लीट लाइफ, होलिस्टिक लाइफ की डिफिनीशन आती है कि सबसे पहला क्या, कि आप की पर्सनालिटी कैसी है, मींस एज ए पर्सन आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये लाइफ का पार्ट है। दूसरा उसका ट्रेट्स क्या है जिसकी वजह से वो लाइफ डिफाइन होती है। इट्स लाइक इमोशंस अगर आप फील हाँ, माने अगर आपके ट्रेट्स अच्छे हैं, ट्रेट्स मींस कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटीज, अगर ये आपके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो स्थूल शरीर है, जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी एक दिन आज इस एज पर है और बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े हो जाएंगे, और उसके बाद एक दिन इसकी डेथ होनी है। लेकिन जो इसकी क्वालिटी और ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से एक सोशल कैपिटल या एक जिससे सोशल कहीं ना कहीं एस्पेक्ट्स में इससे फायदा लोगों को मिल रहा है, वो इमॉर्टल हो जाता है। आपने किसी की जिंदगी बचा दिया, ये आपका ट्रेट है कि आप बचाते हैं जिंदगी, तो आप तो नहीं रहे, लेकिन जिसकी जिंदगी आपने बचाया वो रहेगा, और वो आपका लाइफ आपके बॉडी के ना रहने पर भी वो आपको याद करता रहेगा। तो किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ की डिफिनीशन होती है वो उसका पहला व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व, उसके आचरण या क्वालिटी, और उससे सोशल जो समाज है वो कितना उससे अफेक्टेड हो रहा है, और कितना उस समाज में उसको सुधारने की उसकी भूमिका है, उसका दायित्व है। ये अगर अच्छा है, उसका एक अच्छा उस लाइफ को लाइफ कहते हैं, और वो एक होलिस्टिक लाइफ की डिफिनेशन कि जो ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ होता है, लेकिन जैसे डेस्टिनीड होता है वही होता है कि ह्यूमंस अपना खुद का भी लाइफ शेप करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी होती है या फेथ से लोग बनाते हैं अपना खुद का लाइफ? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आप जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो शास्त्र इसमें इन्वॉल्व होता है। और शास्त्रों में ऐसा अभी तक के जो हमारे अध्ययन से क्लियर है वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि रेडियो जॉकी जो भी गाना बजता है और बीच में बात करते हैं, उसमें बीच का एक स्लॉट होता है। हाँ। तो अगर आपको 3 मिनट 4 मिनट बोलना है तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट या गाना दूसरा कोई व्यक्ति लगा के गया है। हाँ। ऐसे हमारी जिंदगी की जो डेस्टिनी होती है वो कुछ पहले से फिक्स है, बीच में आपके कर्मों का स्लॉट है। उन कर्मों के स्लॉट में जो आपको दिए गए हैं कर्म, अगर वो आप अच्छा करते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा जो आपका सेटअप है, जो आपकी लाइफ है, वो और अच्छी हो जाएगी। और अगर केवल आप डेस्टिनी के बदौलत रहेंगे तो जो पहले से प्री प्लान्ड डेस्टिनी है वो तो आएगी। हाँ, तो मतलब दोनों है, दोनों का रोल है। इसका मतलब कर्म का भी रोल है, आपके प्रारब्ध का जो रोल है, उसके साथ साथ जो आपके कर्म हैं उनसे भी आपके प्रारब्ध चेंज होंगे।
ओके, तो सर हमारे जो यंग लिसनर्स हैं, हमें जो सुन रहे हैं, वो आपने बताया कि मतलब हमें जानना है उनके, आप उनको अगर कुछ ऐसा बताना चाहें, क्योंकि हमें देखा गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो नए जनरेशन मतलब गेन कर रही है और कुछ लूज भी कर रहे हैं, हम लोग छोड़ भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कोई ट्रेडिशन है, ऐसा कोई कल मतलब ऐसी कोई बात है जो यंगस्टर्स जो छोड़ रहे हैं अच्छी चीज है? मतलब अगर हम लोग कुछ ऐसी चीज है जो हम पीछे छोड़ रहे हैं, वो अच्छा है कि हम पीछे छोड़ दें, लेकिन एक ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि यंगस्टर्स लेके चले, मतलब कुछ चीजें वो एक्चुअली जो छोड़ रहे हैं वो सही है, लेकिन कुछ चीजें उनको अपने साथ लेकर चलनी चाहिए। ये भी ठीक सवाल आपने किया, लेकिन यंगस्टर का जहां तक बात है, जो आज का यूथ है वो बहुत जल्दी सब कुछ जान लेना चाहता है और बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहता है। इससे लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है और लाइफ का स्पैन है, ये घटेगा। ये फ्यूचर प्रिडिक्शन है, जो साइंटिफिक प्रिडिक्शन भी है, और ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल भी कहता है साइंस का कि अगर आप बहुत ज्यादा चीजें, जैसे आज की डेट में चाइल्डहुड बहुत घटता जा रहा है, क्योंकि बच्चे आज की डेट में बहुत तेजी से बड़े नहीं, मेच्योर बहुत हो रहे हैं। मीन्स 5 साल का जो बच्चा है वो आज की डेट में 10 साल का हो गया है। उसकी एज 5 साल है, उसकी मेंटल एज उसकी 10 साल की है। तो ये क्या कर रही है, क्योंकि आपकी बॉडी को पूरा ब्रेन चला रहा है, और अगर आप ब्रेन से बहुत मेच्योर होंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी पर उसका इफेक्ट आएगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज ये है कि कोशिश बच्चों को ये करना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं से जो ट्रेडिशनल, जो सनातन की परंपरा है, जो हमारे ऋषि और महात्माओं ने आज की डेट में हम लोगों को सजेस्ट किया, उसको जरूर बच्चों से फॉलो कराना चाहिए और उनको साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअल कनेक्ट भी देना चाहिए उनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। ओके, तो मतलब कुछ ऐसा आप बताना चाहें जो कि अगर हम छोड़ दे तो वो सही रहेगा पीछे, ऐसा कोई ट्रेडिशन आपको लगता है कि छोड़ देना चाहिए अब आगे जनरेशंस को? देखिए, इवोल्यूशन का जहां तक, अगर इवोल्यूशन के प्रोस्पेक्ट से देखें तो इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जी। और हम लोग विकास की परंपरा में चल रहे हैं। तो हम लोगों का जो मेच्योरिटी, जो हम लोग इस तरह के मॉडर्न हो रहे हैं, हम लोगों की क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ रही है, सोचने की क्षमता बढ़ रही है, ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है। तो इसका मतलब छोड़ना क्या है? छोड़ना ये है जो इस तरह की रूढ़िवादिताएं हैं, जो इस तरह की बहुत सारे मिथ हैं, उनको छोड़ना जरूरी है, ताकि आगे बढ़ सके। कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, नहीं जाना है, ठीक है, या आज की डेट में पश्चिम नहीं जाना चाहिए, आज मंडे है तो आज उत्तर नहीं जाना चाहिए, जैसे बहुत सारे इस तरह के पहले के लोगों ने ऐसा कहा बना रखा है। तो ये जो मिथ, अगर, और ज्यादातर आज के यूथ इसको छोड़ भी रहे हैं, तो विकास के लिए ये छोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अब पेरेंट्स की रिस्पेक्ट छोड़ दें, ये विकास के लिए जरूरी नहीं है। इसमें विकास तो है, लेकिन इसमें ग्रोथ है, इसमें डेवलपमेंट नहीं है। और ग्रोथ हमेशा कैंसरस हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट होलिस्टिक होता है। तो ग्रोथ भी, कैंसर भी क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनीथिंग। कोई भी सेल्स अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड डिवीजन कर रही, दैट इज कैंसर। लेकिन अगर आपकी नोज आपके चेहरे के अपेक्षा और सारे, आपका हाथ बढ़ा बचपन में, पैर बढ़ा, बट नाक उस पर्सपेक्टिव में नहीं बढ़ी, उसके कंपैरिजन में जो हमारी नोज है वो उतनी लंबी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेशन के बाद उसका जो ग्रोथ रुक गई। तो ये डेवलपमेंट है। लेकिन अगर वो भी उसी तरह बढ़ती रही अनकंट्रोल, दैट इज ए कैंसर। तो बच्चे को आज की डेट में रिस्पेक्ट, ट्रेडिशनल, स्पिरिचुअल कनेक्ट, और अपनी जिंदगी में जो बड़े हैं, जो माँ बाप हैं, जो गुरु हैं, उनका आदर, उनका सम्मान, ये चीजें नहीं छोड़ना चाहिए। तो सर मतलब इस हिसाब से तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप जितना एक्सपीरियंस करेंगे आपको उतना समझ आएगा, आपके परसेप्शन चेंज होंगे, क्योंकि यंगस्टर्स जैसे मतलब बड़े होते रहते हैं, मतलब अभी तो आपने कहा कि उनकी मेंटल एज कम ज्यादा होती है और वो लोग समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक्सपीरियंस जरूरी नहीं होता है? मतलब अगर मेंटल एज किसी की ज्यादा हो रही है और उनकी एज एक्चुअली कम है, तो क्या एक्सपीरियंस मैटर करता है कि उन्होंने 5 साल की उम्र में इतना एक्सपीरियंस कर लिया है कि उनका मेंटल एज ऐसा हो गया? नहीं, अब एक्सपीरियंस देखिए, एक होता है कि नेचर के साथ आप बढ़ें और नेचर के साथ एक्सपीरियंस लें, एक होता है आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस। आपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया और बच्चा रील देख रहा है, तो वो आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस है। अब उसमें बहुत सारी चीजें वो ऐसा देख रहा है जो
उसको अगर मोबाइल आप नहीं देते तो शायद नेचर के साथ सीखता। तो जो नेचर के साथ वो सीखता, वो जो उससे उसकी डेवलपमेंट होती, वो जो आपने 5 मिनट में उसको एक तरह का सिग्नल दिया है, हाँ। उससे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। ऐसे बच्चे अर्ली स्टेज से लेकर के लेटर स्टेज तक जाते जाते डिप्रेशन के शिकार होंगे। जो एक्सपीरियंस होता है वो परसेप्शन चेंज तो करता है, परसेप्शन चेंज करता है, बिल्कुल चेंज। और परसेप्शन ज्यादातर जब आप अर्ली स्टेज पर बिना अगर अननेचुरल परसेप्शन आप ले रहे हैं, नेचुरल परसेप्शन लेंगे तो आपका डेवलपमेंट ठीक होगा। लेकिन अगर अननेचुरल परसेप्शन ले रहे हैं तो आपका सबसे पहला नुकसान ये होगा कि डिप्रेशन आएगा और आप बहुत जल्दी संसार को जान लेंगे तो संसार में जीने का मन नहीं करेगा। तो आपने काफी हमें सारी चीजें बताई सर। तो मैं बस ये पूछना चाहूंगी, सिंस हमने इतनी सारी इंसाइटफुल बातें की, मतलब आपकी जो बातें हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और मतलब इंट्रूगिंग है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आपके हिसाब से आपका कोई ऐसा लाइफ का फेज रहा है जो आपने सोचा है कि शायद मैं हमेशा इसको याद रखूंगा और इसने मुझे काफी मोटिवेशन दिया है, ये आज मैं जहाँ हूँ वो बनने के लिए, और मतलब हम सवाल पूछते हैं अपने उनसे कि अब ऐसा कोई, अगर आपके लाइफ में अगर कोई किताब लिखी जाए, आप अगर अपनी लाइफ पे कोई किताब लिखना चाहें, तो क्या चीज है वो चीज अपनी लाइफ की पूरी जो जरूर से जरूर उस किताब में लिखेंगे, और उस किताब का आप टाइटल क्या रखेंगे? ये क्वेश्चन तो खैर बड़ा कठिन क्वेश्चन है। बड़ा आपने ऐसा सवाल पूछा जिसका आंसर आसानी से तो नहीं बता सकते हम, लेकिन जहां तक अगर अपनी जिंदगी की अभी तक जो मैंने बचपन से और यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, उसमें जो ऐसी चीजें याद करने के लिए, उसमें मैंने देखा कि व्यक्ति को एक तो अपना लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित करना बहुत जरूरी है और जिंदगी का एम होना बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि आपको कर्म पर विश्वास करना है और आपको डेस्टिनी को देख करके बहुत जल्दी निराश नहीं होना है कि हमको ये नहीं मिला, हम इतना करते जा रहे हैं। आपको कर्म करने पर केवल फोकस करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मिल रहा। और अच्छा, हर असफलता ये बताती है कि आपकी सफलता में कितना स्टेप की कमी है। तो अगर आप उसको निगेटिव लेंगे तो निराश होंगे, उसको पॉजिटिव लीजिए कि आपकी आधा गिलास भरी है आधा खाली है, तो आप हमेशा आधा भरी वाले को देख करके खुश रहिए कि हमने इतना गेन किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया है। और उससे आप इंस्पायर होइए। सेल्फ मोटिवेशन ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको दूसरा कोई मोटिवेट करेगा और आप एक लंबी दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो ये शायद आज की डेट में संभव नहीं है। तो आपको सेल्फ ऑटो रिचार्ज होने के लिए ये आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, और वो आता है आपके कर्मों से और आपकी स्पिरिचुअल थॉट से। ओके सर, तो अभी आपको नहीं पता है कि अभी आप कौन सा आपके तो जहां तक टाइटल का विषय है, तो अगर मैं कोई टाइटल लिखूंगा भी तो मैं यही लिखूंगा, मैं अपने जीवन पे तो नहीं, लेकिन विज्ञान और अध्यात्म ये सुखी जीवन का आधार, ऐसा करके ही मैं कोई टाइटल बनाऊंगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जीवन अच्छा तभी हो सकता है जब आप विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मानते हो और दोनों को आप साथ अपने जीवन में लेके चलते हैं। It's human through science and spirituality. Yes. Okay, sir. So at the end, हम चाहेंगे कि जो हमारे यंग लिसनर्स हैं, आप उनको एक मैसेज दें, और आप अगर कुछ चीज उनको बताना चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि वो लोग जाने, तो प्लीज आप उनको बताएं। जो यूथ हैं, जो इस तरह के आज के डेट में युवा साथी हैं, मैं उनके लिए सबसे ज्यादा तो यही कहूंगा कि आप दूसरे के लिए ऑनेस्ट हो या ना हो, आप अपने लिए ऑनेस्ट जरूर रहिए। और आपको, अगर आप टीनेज में हैं या आप टीनेज से एडल्ट स्टेज में हैं, तो आपको कुछ अपने जीवन के प्रिंसिपल जरूर बनाइए कि उठने का या मुझे आगे बढ़ने का तो मेरा ये लेवल तय नहीं है, लेकिन गिरने के लेवल आप पहले से निर्धारित कर लीजिए कि मुझे इसके नीचे नहीं गिरना है। मेरी लाइफ कैसी भी हो, लेकिन मेरे जीवन का ये वसूल है, इससे नीचे मुझे कंप्रोमाइज नहीं करना है, इसके नीचे मुझे अपने जो मॉरलिटी को नहीं गिराना है। और उठने का लेवल नहीं बनाइए,
कितना ऊंचाई पे आप जा सकते हैं, और सतत अपने पर भरोसा रख करके प्रयास करते रहिए। ये मैं आजकल के युवा पीढ़ी को ये सलाह दूंगा। और इन्हीं के साथ साथ आप कभी ये मत सोचिए कि ये जन्म केवल एक ही जन्म है, कि बार बार आप जन्म लेते रहेंगे और आपको बार बार शरीर मिलेगी, और आप जितना इस जन्म में करके जाएंगे, अगले जन्म की शुरुआत गीता के हिसाब से, जो भगवत गीता है उसके हिसाब से आपका जीवन, अगर इस जीवन अंत भी हो गया तो दूसरी शरीर जैसे मिलेगी, आपका नेक्स्ट जो एपिसोड है वहीं से शुरू होगा। और इसलिए आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि आज हम डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, प्रोफेसर नहीं बन पाए तो हम नहीं। आप बनिए, जहां तक बन पाइए वहां तक बनिए। जब भी आपकी जीवन लीला अंत होगी, नेक्स्ट स्टेप आपका वहीं से ईश्वर आपको दे देगा। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एट द एंड हमें सर ये पूछना था कि अगर आप हमारे LPCPS रेडियो या हमारे पूरे कॉलेज को एक मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज हमारे साथ शेयर। एक तो मैं LPCPS को अपना परिवार का मैंने परिवार का मेंबर समझता हूँ, जैसे मैं परिवार का मेंबर हूँ। और लखनऊ पब्लिक कॉलेज आप प्रोफेशनल स्टडीज में आके मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है वो मैंने देखा कि बहुत उत्साहित रहते हैं, और उनके अंदर एक कुछ सीखने की, कुछ जानने की एक बहुत अच्छी उनके अंदर, मुझे लगता है कि एक तरह का वो इंस्पायर रहते हैं। हो सकता है कि वो इंस्पायर इसलिए रहते हो क्योंकि उनके जो कोच हैं, उनके जो फैकल्टी मेंबर हैं, उनको बहुत अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि LPCPS के सारे बच्चे आगे चल करके कोई अच्छी मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे, एक अच्छी दिशा उनको ईश्वर देगा, और कुछ अच्छा करके वो LPCPS का भी नाम करेंगे और अपने माँ बाप का भी नाम करेंगे। दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।